नमस्कार सुनील जी, आपने टाइम निकाला फॉर द इंडिया फाउंडेशन जर्नल। इस बारी का टाइटल है RSS at 100। सो थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड डूइंग दिस इंटरव्यू विद अस। सुनील जी, लेट मी स्टार्ट एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से। अगर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाट इज़ RSS? आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसमें आप स्वयं ही देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और स्वयं को उसके लिए तैयार भी कर सकते हैं। तो बस एक सिंपल है कि जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, बस उसका एक्सटेंशन है कि आप भारत माता से भी प्यार करने लग जाओ। तो इसकी जो एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, दैट जर्नी इज़ आरएसएस। सो कोई भी एनी सामान्य जनरल स्वयंसेवक और एनी पर्सन, they join RSS, they come to Shakha, they come in the RSS circle, and then over the time with the Shakha exercises, some knowing about the country, knowing about our ancestors, knowing about the present situation, so they ultimately develop themselves with well disciplined so that they can serve the society, and they develop the qualities like teamwork, etc., etc. And over the time they form a sangha, that is they work in a group. So basic, it is a network of networks. So Shakha is one network which does the networking in their locality, and the association and combination of all these networks forms the sangha. So, Sunil ji, So tell in me, short, it's a voluntary organization. सब मिलके देश के लिए काम करते हैं. towards a common goal of safeguarding our national interests. You can say, see, the word indicates राष्ट्रीय means the character is national, the goal is राष्ट्र का वैभव या राष्ट्र को अच्छा करना, and the way is स्वयंसेवक, voluntarism, and together we work, so it's called a sangha. So the name is very much indicative. इसका एक core ideology हमारा है which is हिंदुत्व। Do you think हिंदुत्व पहले और अब में कोई परिभाषा में चेंज हुआ है? नहीं नहीं, हिंदुत्व की परिभाषा तो एक ही है, बस समय के अनुसार हम उसका एक्सप्रेशन बदलते हैं या उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। मतलब आज के संदर्भ में जब हम उसको बोलते हैं तो संदर्भ बदलते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदुत्व तो वही है कि सब में एक ही तत्व है और हम सब एक दूसरे का से जुड़े हुए हैं, वी आर कनेक्टेड, एंड सो हमारा एक दूसरे से रिश्ता है, तो हम एक दूसरे की भी चिंता करें, केयर करें, और वैसी एक दुनिया बनाए जहाँ एक दूसरे को लोग अपना मानते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। तो ये जो दुनिया का रहने का तरीका है, ये हिंदुत्व है, यही हिंदू संस्कृति है। तो बस यही है बेसिकली। अब आज का जो कोई कॉन्टेस्ट आता है कि भाई दूसरी भाषा के साथ आपका कैसा व्यवहार होगा, तो भाई वो भाषाएं अपने से जुड़ी भाषाएं हैं, उसकी कॉमनैलिटी ढूंढो। अगर कोई हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा करनी है, लेकिन हमें वॉर मॉन्गरिंग नहीं होना है कि हम खुद ही चले कि लोगों को लड़ाई करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हमें बनना है। हम लोग अपनी देश में निश्चित रूप से हम अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे। दूसरे कोई आक्रमण कर रहे हैं तो उनके उस समय सोचेंगे कि हमें रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब अपनी दूसरी संस्कृतियाँ, कोई दुनिया में कोई सिविलाइजेशंस है उसके हम अगेंस्ट नहीं हैं। तो ये एक्सप्रेशंस इसके बदलते जाते हैं। आज के समय में जैसे समाज में जाति जाति आ गई है, तो हिंदुत्व में तो कोई जाति का या भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं है। There is no disparity, no place for disparity or something like this. So, but it is a social evil. So we have to focus on this, to how we can eradicate this social evil of this disparity or some sort of एक तरीके से जो भेदभाव होता है लोगों के बीच में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो मिशंस बहुत सारे बनते हैं उसके। हमारे अगर मंदिर को किसी ने तोड़ दिया है, अपमानित किया है, तो उसकी पुनर्स्थापना करना एक मिशन बनता है। तो उसके मिशन एक्सप्रेशंस बहुत सारे हैं। द बेसिक आइडिया है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़कर साथ में एक दूसरे की केयर करके रहना है। ये बेसिक है हिंदुत्व का। तो हिंदुत्व में रिलीजन का क्या कंपोनेंट है? देखिए, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल रिलीजन्स जो हिंदुत्व के आधार पर है। ऐसे भारत में मल्टीपल रिलीजन्स हैं जो अलग अलग तरीके से, जिसको हम सेक्ट कह सकते हैं, जिसको हम धर्म भी कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। इसीलिए आप रिलीजन कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
लेकिन हिंदू धर्म का रोल कहाँ आता है कि आप दूसरों को भी मार्ग को अच्छा मानते हो, सच मानते हो, उसका रिस्पेक्ट करते हो और उसके साथ आनंद से रहने के लिए आप तैयार हो। तो ये जो हिंदुत्व का, या आप उस तरीके से अपने जीवन को भी सेट करते हो कि जिससे आप सभी के साथ रह सकते हो, आप सबको लेकर चल सकते हो, आप सृष्टि में भी ईश्वर का तत्व देखते हो, इसलिए पर्यावरण की चिंता इसलिए नहीं करते हो कि अभी आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमन बीइंग इज इन ट्रबल, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि भाई उसमें भी वही तत्व है, तो हम उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके साथ जीने के लिए अपने जीवन को एडजस्ट करो। So it doesn't exclude. हाँ, सो इट इज़ इंक्लूसिव। और इसीलिए बोलते हैं ना हम लोग कि हिंदुत्व गोज ऑन इंक्लूसिवली टू द पॉइंट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली, सो इट गोज ऑन, द जर्नी स्टार्ट्स एंड इट गोज टू दैट पार्ट। आपने अर्लियर ऑन कास्ट की बात की, उसमें मैं वापस आऊंगी, मगर आजकल हमने एक नया वर्ड सुना हुआ है, जेनजी, एंड हमने देखा है there's been a certain amount of manipulation in the neighborhood with the word Gen Z. इंडिया में कितना अट्रैक्शन है ये Gen Z का RSS के साथ, और आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं अगले 100 साल के लिए टू ब्रिंग द Gen Z क्लोजर टू द RSS स्ट्रक्चर? पहली बात है कि मतलब अगर भारत का जो जेंजी है, जिसको आप जेंजी कह रहे हैं, तो वो तो एस्पिरेशनल है, वो भारत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो भारत के संविधान में विश्वास करता है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है भारत को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ाने में। तो आज का जेन जी का स्वरूप ये है, वो भारत माता की जय वाला है, वो अपने धर्म संस्कृति से जुड़ने वाला है। तो इसलिए एक तरीके से वो जो आइडियाज़ आरएसएस रख रहा है, एक तरीके से वो आइडिया सब्सक्राइब करने वाला समाज आज हमारा देश का युवा है। और रही झेंजी की बात, तो हर पीढ़ी झेंजी होती है, हर पीढ़ी झेंजी होती है। स्वाधीनता के आंदोलन में जो लोग थे वो भी झेंजी थे, उन्होंने देश को स्वाधीनता के लिए सब कुछ लुटा दिया। देश में आपातकाल लगा तो वो भी लोग थे कि जिन्होंने जेल गए, पर संघर्ष किया और देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित किया है। तो मुझे लगता है अभी 2011 के बाद जब अपने देश में भ्रष्टाचार का विषय आया, तो महिलाओं पर अत्याचार की बात आई, तो हमारे देश के युवा बाहर निकले कि भाई ये नहीं चलेगा, and then they also converted it into the constructive political change। तो हमारे देश में मुझे लगता है कि जेनजी जो है वो देश को बनाने वाली साइड है, डिस्ट्रक्टिव साइड नहीं है, वो संविधान के साइड है, संविधान हटाओ वाली साइड नहीं है, वो देश को कंट्रीब्यूट करने वो किसी को गाली देने के लिए नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करने के लिए है। और मुझे लगता है कि आरएसएस जो है वो इसी लाइन पे काम कर रहा है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे सब्सक्राइब द आरएसएस आइडियाज़। तो जैसे कभी कभी हमने सुना है राहुल गांधी, और इसलिए हमारे देश की जेनजी अच्छा ही काम करेगी। करेक्ट, मगर जैसे राहुल गांधी हैं, वो कभी कभार ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है, ये किसको बोल रहे हैं? नहीं, मुझे क्या लगता है ना कि उनको तो देखना चाहिए पहली बात कि जो भारत का जेनजी है ना, उन्होंने पहले जब वो एक्टिव हुए तो इमरजेंसी के खिलाफ हुए थे। वो किसके खिलाफ थे आप समझ सकते हैं, कौन था इमरजेंसी लाने वाला। फिर 2011 में भी जब करप्शन, महिला अत्याचार के लिए जेनजी भारत में एक्टिव हुए, तो वो किन लोगों के खिलाफ थे ये उनको समझना चाहिए मुझे लगता है। इसलिए भारत का जो युवा है वो बिल्कुल समझदार है और वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपने रोल ऑफ विमेन जो आरएसएस में है, क्या आप मानेंगे उनका क्या रोल है, अगर है कुछ, एंड फ्यूचर में क्या लगता है आपको, कुछ जैसे शाखाज होते हैं, विमेन भी इंक्लूड हो पाएंगे कभी शाखाज में? मुझे लगता है कि मैदानी शाखा में आज भी संघ के में महिला शाखा है समिका समिति, और पुरुषों की मैदानी शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक तरीके से मतलब नाम तो आरएसएस ही है दोनों का, तो दोनों चलती है, आज भी चलती है। 1936 में समिति बनी थी। और बाकी जितने भी अफेयर्स, जितनी भी चीज़ें आरएसएस में चलती है, जो सार्वजनिक जीवन के डिसीजन मेकिंग है, जो जैसे एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी सारी सेवा की एक्टिविटीज़ है, जैसे हम प्रचार के विभाग संघ का बना हुआ है, संपर्क विभाग, उन सब में महिलाओं का सहभाग अभी निरंतर बढ़ रहा है। और जो संघ के जितने भी स्वयंसेवक विविध संगठन चलाते हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, वो लीडरशिप में हैं, टॉप लीडरशिप में हैं।
तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने मैदानी शाखा का विषय बताया है, तो मुझे लगता है वो तो मतलब समाज का विषय है, वो संघ नहीं तय कर सकता। मोहल्ले में शाखा लगती है, जिस दिन मोहल्ले के लोगों को लगेगा कि ऐसी शाखा लगनी चाहिए तो लग जाएगी। तो ओपन है। तो ये मुझे लगता है कि एक सामाजिक जो हमारी मान्यताएं और परिषद समाज की परिस्थिति होती है उसके आधार पर ये बातें होती है। तो इसको मुझे लगता है इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि महिलाओं के प्रति आपकी दृष्टि सहभाग की है कि नहीं है, बराबरी की है कि नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन दो कसौटी पर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। करेक्ट। आपने अर्लियर ऑन बाकी वैसे देखिए हमारे स्वयंसेवक कई जगहों पर ऐसे इस तरीके से, जैसे कोरोना का पीरियड था तो घरों में फैमिली शाखा लग रही थी तो कर रहे। अभी हर शाखा को महीने में एक बार पूरे शाखा में आने वाले स्वयंसेवक के जो परिवार हैं उनका एक गेट टुगेदर होगा हर महीने में हर शाखा के लेवल पर। तो ये अभी शुरुआत हो गई है कुछ दिन में, वो काफ़ी उसमें सब फैमिली इंक्लूडेड, पूरी फैमिली, तो महीने में एक बार वो एक गेट टुगेदर करेंगे मतलब हर शाखा के लेवल पर। तो ये स्टार्ट हुआ है अभी, तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्योंकि संघ तो ऑर्गेनिकली जाता है तो कोई आदेश से एक दिन में होता नहीं है, तो इट विल गो। अच्छा, कास्ट की अगर हम बात करें, और वैसे हर परिवार जो है, संघ का काम तो परिवार बेस्ड है, तो फैमिली बेस्ड है, पूरा परिवार ही इन्वॉल्व रहता है और बिना परिवार के सहभाग से संघ का काम नहीं जाता है। शाखा का काम संघ स्थान पर है, फिजिकल एक्सरसाइज, बाकी काम तो घरों से चलता है, तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो पहले दिन से ऐसा है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो कास्ट की हम बात करें, कास्ट संघ का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट इट्स अननेसेसरी, इट शुड बी डन अवे विथ। मगर कास्ट सेंसस के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ऐसा है कि बहुत पहले भी हम लोगों ने इस बात पर बोला है और मुझे लगता है कि सारा हिंदू तो एक है और एक तरीके से किसी भी तरह का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश में लगातार कुछ लोगों के साथ एक तरह से कुछ भेदभाव की परिस्थिति रही कुछ समय तक। उस कारण से कुछ लोग सामाजिक दृष्टि से हर तरीके से पीछे रह गए और उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं जिसको पूरा समाज का समर्थन भी है। तो सरकारों को ऐसे काम करने के लिए कोई आंकड़ों की ज़रूरत होती है तो वो आंकड़े ले सकते हैं, उससे ज़्यादा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये संघ का दृष्टि है। और मुझे लगता है कि आज अभी लोग भी समझदार हैं जिसको हम देख सकते हैं समाज में। तो मुझे लगता है कि हिंदू एकता का जो प्रयास है वो भी चलता रहेगा और जो समाज में पीछे रह गए उनको विविध प्रकार की योजनाओं से, सरकार की या सामाजिक योजना जो है उनके द्वारा बराबरी में लाने का, आगे लाने का जो प्रयास है वो भी चलता रहेगा। ये दोनों एक साथ करने का काम है और इसमें किसी को राजनीति करने की छूट नहीं देनी चाहिए। इसके लिए हम समाज को जागरूक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। अब थोड़ा इंटरनेशनल इश्यूज़ पे मैं थोड़ा ध्यान देना चाहूँगी। नेबरहुड में हमने एक सिचुएशन देखा है माइनॉरिटीज़ के साथ, स्पेशली हिंदूज़ के साथ। इस पे संघ का क्या व्यू है? और ऐसा है क्या इनका, जो हमने देखा है जैसे नंबर्स घटते गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बांग्लादेश में देख रहे हैं सफरिंग इंक्रीज़ हो रही है, क्या ये सच्ची में हेल्पलेस हैं? देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट देम? क्या फ्यूचर है इनका? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनका जो घटनाएं हुई है अपने पड़ोस में, विशेषकर बांग्लादेश में हिंदू और सभी माइनॉरिटीज़ के साथ जो अत्याचार हुए वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी मजबूरता हर कोई निंदा ही करेगा। अब जहाँ तक विषय समाधान का है तो मुझे लगता है कि जितना भारत मजबूत होगा और उसका प्रभाव भी वहाँ पर आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी शक्तियाँ जो ऐसा नहीं चाहती है या ऐसा नहीं करना चाहती है उनको मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग तो सरकार को भी लगातार कह रहे हैं कि भाई आपको निश्चित रूप से इसमें कोई राजनीतिक पहल जो होती है वो करनी चाहिए जिससे इनको कसा जाए, ताकि ये जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड या एक तरीके से सरकार की चुप्पी के कारण ये जो बार घटना होती है उसको रोकने के लिए जो भी राजनीतिक उपाय करने चाहिए उसको ठोस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए हम भी बार बार मतलब बात ये उठा रहे हैं
और कर भी रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड हमने और अल्टीमेटली देखिए, भारत जैसे देश का मजबूत होना, ये इन सब शक्तियों को मतलब रोकने के लिए जो ऐसी शक्तियां हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस दिशा में हम लोगों को जाना, भारत में इस बारे में स्पष्टता रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार अच्छी बात है कि जब ये हिंदुओं पर अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हुआ तो भारत में सभी लोगों ने मिलकर उसका विरोध भी किया है। और कम से कम भारत में इस पर कोई राजनीति न हो और हम एक स्वर में ये बात बोले, इसके लिए भारत में प्रयास होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मगर प्रयास कैसे, मतलब कैसे होएगा? नहीं, सभी से बात कर रहे हैं और सारे हिंदुओं की एक आवाज़ आए। एक बात, राजनीतिक तौर पर ऐसा एक वातावरण बने कि कोई भी इसके विपरीत बात करने के लिए न आगे बढ़े, तो सभी लोग एक सकारात्मक बात करें, ताकि जब भी एक सकारात्मक बात पूरे देश के नाते उठेगी तभी सरकार जो बात उठाएगी या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बात उठेगी उसका एक मजबूती के साथ वो जा पाएगी, उसका प्रभाव भी होगा। इसलिए पूरा भारत उसके पीछे खड़ा है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है इन सारे विषयों में। तभी हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे अपने इन सारे लोगों को कि वहाँ पर बांग्लादेश में सरकार जो वहाँ की होगी वो ठोस उपाय कर सके उस पर। अब जैसे अक्रॉस द वर्ल्ड और जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के आतंकी इरादों को, उनकी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, वैसे जो मतलब जो शक्तियां हैं वो बांग्लादेश की ऐसी शक्तियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। और कई सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां ऐसे विषयों पर चुप रहती है। तो ये इसके कारण बांग्लादेश जैसे देश में ये घटनाएं कोई कर पाता है। और इसीलिए इसका एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है। ऐसा एक वातावरण भारत में बने, भारत के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने कि जिसमें कोई भी राष्ट्र इस तरीके की जो भी लोग ऐसी गतिविधियां करते हैं उनको समर्थन न दे पाए, तभी ये बात रुक पाएगी। और बांग्लादेश की वो जो लोग हैं कि जो इसको नहीं चाहते हैं, या वहाँ के भी ऐसे राजनीतिक दल और शक्तियाँ हैं जो इसको नहीं चाहती है, ऐसा गलत मानते हैं उसको, उनको मजबूती भी मिलेगी उससे, तो अपने आप ही वहाँ का एक समाधान निकलेगा उस समस्या का। सुनील जी, हमने ना अक्रॉस द वर्ल्ड देखा है कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आई हैं पावर में, चाहे आप उनको राइट विंग कहो या अपना नेशनल इंटरेस्ट जो आगे रखती हैं, वैसी गवर्नमेंट्स आई हैं। हमें एक टाइम पे लगा था कॉमनैलिटी है हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि कोई है, हम कोई कोऑपरेशन हो सकता है, कोई कोऑप्शन हो सकता है ऐसे गवर्नमेंट्स के साथ इंटरनेशनली, वो हमारे नेबरहुड में जो हो रहा है वो समझ पाएंगी, या तो ये एक हमारा एक डिबेट भी है ऑफ द मिशनरी इन्फ्लुएंस जो आता है कभी कभी, हम कैसे, हाउ कैन वी वर्क टुगेदर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हार्ड डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस हैं वो तो सरकार को अपने प्रभाव से, अपने संवाद से उसमें रास्ते बनाने पड़ेंगे। और जो देश मजबूत रहता है, टैक्टिकली जो अपनी बातें अच्छे से रख पाता है, उसके फेवर में सारी सिचुएशन जाती हैं, वो अपने तरीके से बातें कर सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नए मित्रों को ढूंढना, उसके आधार पर अपनी मजबूती करना, उसके लिए मुझे लगता है एक अच्छी सरकार हमेशा ही प्रयास करती है, भारत की सरकार भी कर रही है, तो वो एक अच्छा कदम है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत हर दृष्टि से जितना सक्षम होगा, जितना मजबूत होगा, तभी उस बात का जितना हम वज़न चाहते हैं उतना मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है भारत में संघ के नाते हम लोग सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारत के लोग ये बात समझें कि हमारी एकता और हमारी जो सहभाग है वो, और हमारी समझ इन विषयों के बारे में, तो जिसको बोलते हैं ना कि मित्र और शत्रु का बोध समझना, तो वो जागृति करने का लगातार हम लोग प्रयास भारत में कर रहे हैं। और ये विश्वास है कि इसके माध्यम से काफ़ी अच्छा वातावरण बनेगा, मतलब देश में, और भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। सुनील जी, वैसे तो आपसे बहुत और क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ मैं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ये कॉन्वर्सेशन, एंड आई थिंक जो देख रहे होंगे दीज आर एस्पेक्ट्स जो शायद उनने कभी सुने होंगे डायरेक्टली। मगर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, ये सेंटेनरी ईयर है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो राष्ट्रीय है, बट इंटरनेशनल एजेंडा इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स है कि नहीं है? देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में ही काम करता है और भारत में हिंदुओं की एकता, इस राष्ट्र को कैसे हम और एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, मतलब जीवन मूल्यों की दृष्टि से, हर प्रकार की समृद्धि की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से ये सारा प्रयास चल रहा है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ ये होगा कि जो पूरे दुनिया के सामने, विकसित देशों के सामने भी जो आज कंटेम्पररी वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम बैंक है या प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशन एक ही तरीके से ढूंढ रहे लोग। उसमें भारत का तरीका, हिंदुत्व का तरीका, ये तरीका भी बहुत उपयोगी हो सकता है। तो उस संदर्भ को भारत में साकार करके दिखाना, क्योंकि हम केवल थ्योरी बोलेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो साकार करके दिखाना और फिर अंतर्राष्ट्रीय सभी लोगों से इस पर वार्तालाप करेंगे। और कई लोग आजकल भारत में आ रहे हैं, उनसे हम वार्तालाप भी कर रहे हैं, सब लोगों से शेयरिंग भी हो रहा है कि भाई पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं तो केवल पर्यावरण के टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स से नहीं होगा, हम लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, हमारी डिमांड्स बदलेगी तो मार्केट, टेक्नोलॉजी, पूरा साइकिल ही बदलेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। हम केवल कुछ 30-40% लोगों के लिए पूरी प्लानिंग करेंगे तो नहीं होगा। हमें देश के 150 करोड़ लोगों के, 140 करोड़ लोगों के लिए, दुनिया के 700-800 करोड़ लोगों के जीवन का क्या स्टैंडर्ड होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, जो दुनिया सस्टेन कर सकती है, जिससे वो हमें निकालना पड़ेगा। और ये प्रयास करना पड़ेगा कि लोग उसके आसपास आ जाए, जो नीचे है उनको ऊपर ले आए, और जो ऊपर चले गए उनको कहा जाए कि भाई आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, यू आर बर्डन, तो आप लोग कंट्रीब्यूट करो और इसको ठीक करो। तो ये एक रास्ते निकालने पड़ेंगे। परिवार में आजकल प्रॉब्लम है, लोग इकोनॉमी और परिवार को जोड़ नहीं रहे, जोड़ना पड़ेगा। अगर परिवार एक रहते हैं तो उससे हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सस्टेन होगी, अदरवाइज सस्टेन नहीं होगी। अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो हमें समझो एक घर लग रहा है, और अगर 2.5 लोग रहेंगे जैसे कि यूएस में वगैरह है तो हमें 2 घर लगेंगे। आज हम 28-30 करोड़ घरों में रहते हैं, अगर हमारा फैमिली एवरेज अगर 2.5 आ गया तो हमें और 30 करोड़ घर लगेंगे, उससे इकोनॉमी का क्या होगा। तो कल्चर, इकोनॉमी, ये जोड़ना पड़ेगा। अभी तक दुनिया में इसको जोड़ा नहीं गया उस तरीके से। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, इन्वायरमेंट भी इससे जुड़ता है, हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हमारी फैमिलीज, फिर उसके कारण हमारी सोसाइटी के जो इश्यूज़ है आजकल, मतलब एक तरीके से महिलाओं को लेते लेते फिर फेमिनिज़म से वोकिज़म तक लोग पहुंच गए, फिर भी सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। सो देयर कैन बी अ सोल्यूशन इन आवर फैमिली स्ट्रक्चर्स। सो फेमिनिज़म नहीं, फेमिनिज़म चाहिए एक्चुअली। सो वी डोंट बिलीव इन द इज़म्स, बट अगर पैरेलल कुछ वर्ड लेना है मुझे तो मैं ऐसे बोलूँगा, तो उसको लेना पड़ेगा लोगों को। तो देयर आर एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हेल्थ के बारे में है कि जो हम लाइफस्टाइल बता रहे हैं लोगों को, योग अभी लोगों ने लिया है, तो देयर आर सॉल्यूशंस फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, जिस तरीके से हम फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड, और जो हम आगे की दुनिया देख रहे हैं उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर हम दूसरों के मत विचार को अगर मानेंगे नहीं, उनको सच नहीं मानेंगे, उनको बिलीव नहीं करेंगे, तो दुनिया तो एक दूसरे की दुश्मन हो जाएगी। देयर कैन नॉट बी पीस। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 21st सेंचुरी एआई की, लेकिन लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हमारे देश के बाजू में भी है कि जो अभी भी टेररिज्म में विश्वास करते हैं। तो ये तभी हो सकता है कि जो भारत की जो कल्पना है कि भाई देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रिलीजन्स, बट हमारा एक धर्म, जो संस्कृति है, जिसको कोई मानव धर्म भी कह सकता है, वही हिंदू धर्म है, वो तो हर एक को चाहिए, तभी हम लोग इससे शांति से रह सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये मुझे लगता है कि जो मतलब यही होगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट्स यहाँ किए, एक्सप्लोर किया, और भारत को उस दिशा में ले जाने का जो प्रयास मतलब सारे देश के लोग मिलके कर रहे हैं कि भाई हम भारत की तरह भारत को आगे बढ़ाएं, तो वो मुझे लगता पूरी दुनिया में उपयोगी रहेगा। और उस दृष्टि से हम दुनिया के सब लोगों से वार्ता करेंगे आने वाले समय में। Sunil ji, thank you for so eloquently putting the future vision together for us. Thank you very much, and on behalf of India Foundation, we are very honored to have this interview with you. Thank you. Namaste. धन्यवाद.